आइए दोस्तों देखते हैं जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर हैं। और ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी आगामी परीक्षा चाहे रेलवे की हो चाहे वो एसएससी की हो, ये टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के बारे में जो भी फैक्ट होगा मैं उन सारे फैक्टों को कवर करूंगा, तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर बैठेंगे। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त मतलब माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, इन्होंने दी थी। ठीक है ना। जो आधुनिक सूक्ष्म वित्त की अवधारणा, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। इन्होंने 1983 में, जो मोहम्मद यूनुस हैं इन्होंने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद यूनुस ने की थी। ये बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है ना। आप इनके बारे में ये जो जो पॉइंट लिख रहे हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। अब जैसे अब ये क्या, अब इसकी बात है सूक्ष्म वित्त मतलब माइक्रो फाइनेंस। तो ये माइक्रो फाइनेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस है इसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की बैंकिंग सेवाएं जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है, जिसके पास अन्यथा वित्तीय सेवा तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये पॉइंट और याद रखना है। साल 2006 में बांग्लादेश के अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं, जिन्होंने सूक्ष्म वित्त मतलब माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा दी थी। इन्होंने और इनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को, अब जो मोहम्मद यूनुस है और इनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक, मैंने अभी बताया था कि बांग्लादेश में इन्होंने ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की थी? 1983 में की थी। तो इनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। यह पुरस्कार नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के लिए दिया गया था। और देखिए, मोहम्मद यूनुस को गरीबों का बैंकर और गरीबों का दोस्त भी कहा जाता है। इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए कई काम किए। उन्मूलन का मतलब होता है मतलब गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए कई काम किए थे। तो इनका उद्देश्य क्या था कि गरीबी को दूर करना। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी किसके नाम पर रखा गया है? जो कर्नाटक का एक शहर है हम्पी, तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है पंपा देवी के नाम पर। देखिए, कर्नाटक के हम्पी शहर का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रेलवे में भी आता है और एसएससी में, कि हम्पी के स्मारकों को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 1986 में घोषित किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हम्पी शहर है ना वो कर्नाटक के किस जिले में पड़ता है? ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है। आपसे कैसे आएगा कि जो हम्पी, अब देखिए, अब वो आपसे डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि हम्पी शहर किस जिले में पड़ता है। वो कैसे पूछेगा? हम्पी के स्मारक कर्नाटक के किस जिले में पड़ते हैं? तब आंसर क्या होगा? बेलारी या बल्लारी होगा। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम्पी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में पड़ता है। और हम्पी के स्मारकों को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब जो कर्नाटक के बेलारी या बल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना। जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है ना। अब देखिए, सुनिए, अब ये हम्पी की बात है, तो हम्पी में और भी मंदिर हैं। अब उन मंदिरों के बारे में भी जानते हैं। अब जैसे कर्नाटक के हम्पी में कई मंदिर हैं, तो उनमें से एक विरूपाक्ष मंदिर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव के एक रूप है। कौन? भगवान विरूपाक्ष, जिनको पंपापति भी कहा जाता है। ठीक है ना। उनके लिए समर्पित है। ठीक है ना। या तो ऑप्शन में आपसे भगवान विरूपाक्ष मिलेगा, लेकिन भगवान विरूपाक्ष तो कम लिख कर देगा, तो आंसर क्या होगा? भगवान शिव होगा। ठीक है ना। भगवान शिव होगा। कि पूछा जाएगा कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आंसर क्या होगा? महादेव जी को समर्पित है। ठीक है ना। अब यह मंदिर है द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है
और ये मंदिर हम्पी के स्मारक समूह का हिस्सा है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। जो मतलब हम्पी के स्मारक 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए थे, अभी बताया था मैंने। अब देखिए, अब विरूपाक्ष मंदिर है, वो कब बना था? वो विरूपाक्ष मंदिर 7वीं शताब्दी में बना शिव मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के एक नायक कौन, लक्कन दंडेश ने करवाया था। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, लक्कन दंडेश ने करवाया था, तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो एक मंदिर रहा, अभी और भी है मंदिर, अब इनके बारे में भी जानिए। विट्ठल मंदिर, ये भी विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी में ही स्थित है। अब ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ में जिनको थपथपाने पर संगीत की 7 स्वरों की क्या सुनाई देती है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। ये क्वेश्चन शायद दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि विट्ठल मंदिर में कितने संगीत स्तंभ स्थित हैं। तो विट्ठल मंदिर में 56 संगीतमय स्तंभ में जिन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इन स्तंभों को थपथपाने पर संगीत के 7 स्वर सुनाई देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो अभी विरूपाक्ष मंदिर था वो 7वीं शताब्दी का, लेकिन विट्ठल मंदिर कौन सी शताब्दी का है? तो 15वीं शताब्दी का है, ठीक है ना। तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा देवराय द्वितीय ने करवाया था, और यह मंदिर 15वीं शताब्दी का है। और विट्ठल मंदिर को विजया विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। यह है मंदिर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्ठल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु के अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्ण के एक रूप भगवान विट्ठल को समर्पित है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। आपसे पूछा जाएगा विट्ठल मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो आंसर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल मंदिर समर्पित है। उनके एक रूप कौन है? भगवान विट्ठल को समर्पित है। तो ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो किसने किया था? वो नागसेन ने परिवर्तित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा था, ठीक है ना। एक हमारे इंडो यूनानी राजा कौन थे? एक इंडो यूनानी राजा थे मिनांडर को बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था, ठीक है ना। और मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडो यूनानी राजा है ना मिनांडर, उनको हम किस नाम से जानते हैं? मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। नागसेन और मिनांडर के बीच हुई वार्तालाप का विवरण किस में मिलता है? मिलिंद पनो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछी जाए नागसेन और मिनांडर के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो आंसर क्या होगा? मिलिंद पनो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो मिलिंद पनो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया है। और यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो यूनानी राजा प्रथम मिनांडर को ही हम मिलिंद के नाम से जानते हैं कि संवादों का उल्लेख है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए नागसेन और मिनांडर के बीच हुई वार्तालापों का उल्लेख किस में मिलता है, तो वो मिलिंद पनो में मिलता है, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ को हम किस नाम से जानते हैं? मिलिंद के प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अनेक बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब शुरू हुई थी? ये अप्रैल 2012 में शुरू हुई थी। अब ये बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना क्या है? इसकी शुरुआत अप्रैल 2012 में हुई है। यह परियोजना भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू की थी, ठीक है ना। यह जो परियोजना भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू की थी। और इस परियोजना का मकसद क्या है? देश में जो कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? 2012 आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो मैंने अनेक बार परीक्षाओं में पूछा है। तमिल का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? शिल्पाथीकारम है, ठीक है ना। जिसे अगर इसके अर्थ की बात करें तो क्या है? रतन जड़ित पायल, जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? ये इलंगो आदिकल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। वे शिल्पाथीकारम है या शिल्पादिकारम बोल सकते हैं, ठीक है ना।
ये किस इलंगो आदिकल के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी की मैंने अनेक सारी परीक्षाओं में देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये इतिहास का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो शिल्पाधिकारम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन महाकाव्य है, जो 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखा गया था, इसकी रचना इलांगो आदिकल ने की थी, ठीक है ना। अब जो ये शिल्पाधिकारम है, इसका जो अर्थ क्या होता है, वो होता है पायलों की कथा या नुपुर की कहानी होता है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस महाकाव्य में कन्नकी के पायलों का विशेष महत्व है। ये कन्नकी और कोवलन की दुखद प्रेम कहानी और उनके साथ होने वाले अन्याय पर आधारित है, ठीक है ना। मतलब जैसे ये ऐसे जैसे एक पति पत्नी होती है, लेकिन पत्नी को किसी और से प्यार हो जाता है, तो मतलब ये उस पर आधारित है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद जी नृत्यालय किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो वो कहाँ स्थित है, नृत्यालय कहाँ, गोविंद जी नृत्यालय कहाँ स्थित है, वो मणिपुर में स्थित है। अब देखिए, जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्यांगना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मणिपुरी से है, ठीक है ना। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना गुरु विपिन सिंह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो गोविंद जी नृत्यालय कहाँ स्थित है, वो मणिपुर में। और किसने स्थापित किया था इसे, गुरु विपिन सिंह ने स्थापित किया था। और गुरु विपिन सिंह ने ही ना 1972 में कलकत्ता में मणिपुर नृत्य विद्यालय भी खोला था। अब ठीक है ना, और जानते हैं भाई, अब देखिए, अब इनके बारे में जानते हैं, गुरु विपिन सिंह के बारे में जानते हैं। मैं वॉलपेपर इसलिए लगा देता हूँ जिससे आपको जो क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना। मणिपुरी नृत्य के जनक कौन है, गुरु विपिन सिंह को माना जाता है, जो मणिपुरी नृत्य के शिक्षक, निर्देशक और कोरियोग्राफर थे। अब देखिए, इनको 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले केलुचरण महापात्र और गुरु विपिन सिंह शामिल थे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु विपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1966 में मिला था। अब सुनिए, अब एग्जामिनर आज की पीरियड में कैसे क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन देगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जनक गुरु विपिन सिंह को 1966 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन मिलेंगे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। मतलब ऐसे ऑप्शन देगा वो, मतलब ऐसे ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो जो गुरु विपिन सिंह है, इनको 1966 में एक जो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्र, इनके साथ गुरु विपिन सिंह जो मणिपुर नृत्य से शामिल है, 1966 में दोनों जनों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। केलुचरण महापात्र भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है ना। तो दोनों को 1966 में क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना है, ठीक है ना। और देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजावा की उपाधि दी गई थी। तो इसे भी याद रखना है, ठीक है ना, कि आपसे पूछा जाएगा मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजावा की उपाधि किसे दी गई थी, तो आंसर आएगा गुरु विपिन सिंह को दी गई थी। तो आपको इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी जानते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ना है, ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला गोल्फ क्लब का नाम क्या है, ठीक है ना। जीडी में ऐसे पूछा गया था कि भारत के पहले गोल्फ क्लब का नाम क्या है, तो भारत का पहला गोल्फ क्लब कौन सा था, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता। भारत का पहला गोल्फ क्लब है जिसका नाम क्या है, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ठीक है ना, के नाम से। और ये ग्रेट ब्रिटेन के बाहर स्थापित पहला गोल्फ क्लब था, ठीक है ना, क्लब था, इसे याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1829 में कलकत्ता भारत में स्थापित किया गया था। और ये एशिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब भी है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसका नाम याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला गोल्फ क्लब
का नाम क्या था, वो क्या था, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1829 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताइए, अब मैं उनके बारे में जानता हूँ, गोल्फ से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में, ठीक है ना। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है, देखिए आप जीव मिल्खा सिंह जो किसके पुत्र हैं, जो महान एथलीट, भारत के महान महान भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह के क्या है, पुत्र हैं। जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं कौन, जीव मिल्खा सिंह। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये गोल्फर है, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप ऐसे मत लगाया ना कि आप मिल्खा सिंह की दौड़ लगाया, आंसर गलत ना हो जाए। वो जीव मिल्खा सिंह लगा कर देगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा गोल्फ से संबंधित है। और मिल्खा सिंह जिन्हें हम किसके नाम से जानते थे, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से, तो वो आंसर क्या होगा, गोल्फ। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये भारत के नहीं है, ये पूछा जाता है गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं। आपसे पूछा जाएगा गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं, तो आंसर क्या होगा, फिजी। आंसर क्या होगा, फिजी। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि विजय सिंह का संबंध किस खेल से, तो वो गोल्फ से है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भारत के नहीं है, लेकिन ये फिजी देश के हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। आइए अभी और जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह, और ये क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में पूछा गया था। जो ये लिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीव मिल्खा सिंह जो 1998 में यूरोपीय टूर में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फ खिलाड़ी थे, ठीक है ना। पहले भारतीय गोल्फ खिलाड़ी थे। इन्होंने यूरोपीय टूर में 4 खिताब जीते, जापानी टूर में 4 खिताब जीते और एशियाई टूर में 6 खिताब जीते थे। अब ये एसएससी जीडी में कैसे आया था क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के नीचे 3 शर्त लगी होती है कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब जैसे ABC दे देगा, तो कि मिल्खा सिंह ने यूरोपीय टूर में 4 खिताब जीते थे, जापानी टूर में 4 खिताब जीते थे, एशियाई टूर में 6 खिताब जीते थे। ऐसे आपको शर्त लिख के दे देगा। अब ऐसे शर्त में से आपको बताना था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब जैसे 2 ऑप्शन सही थे तो आपको वो छांटना था जिसमें A और C हो, ठीक है ना। तो ऐसे आया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो, ठीक है ना, प्लेटो। अब इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक बताता हूँ कि जो एसएससी में हर बार पूछी जाती है और एसएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक से भी इंपॉर्टेंट में एक पुस्तक बताऊंगा अभी आपको। ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो है। अब इस पुस्तक से भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक बताता हूँ, ये वाली, ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, ये इकोनॉमिक्स की बुक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1817 में किसने लिखी थी, स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे कौन, जेम्स मिल। स्कॉटिश अर्थशास्त्री कौन थे, जेम्स मिल, जिन्होंने 1817 में लिखी थी। क्या कौन सी लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया आपसे पूछा जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे कौन, जेम्स मिल, इन्होंने लिखी थी। अब देखना एक चीज और देखना, स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक जेम्स मिल ने, डेट भी याद रखना कब लिखी थी, 1817 में। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या कहेंगे, इसे ब्रिटिश भारत का इतिहास कहेंगे, अंग्रेजी में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहेंगे, ठीक है ना। नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, नामक पुस्तक लिखी थी। अब ये चीज देखना, ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया था। इन्होंने भारतीय इतिहास को ना हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदी मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में 3 भागों में बांटा है। और 3 या तो ऐसे आएगा कितने भागों में 3, या ये पूछा जाएगा कौन सा इनमें से भाग नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है और निम्न में से कौन से शामिल नहीं। देखिए, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा है ना, अभी मैंने बताया था हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में बांटा है, लेकिन ईसाई आंसर
नहीं होगा, ठीक है ना, ईसाई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, ये अभी बता दिया, ठीक है ना। 3 कालखंडों में बांटा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डालचंद शर्मा। पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा, डालचंद शर्मा का संबंध किस वादक किससे संबंधित है, तो ये पखावज वादक है, ठीक है ना, ये पखावज वादक है, ठीक है ना। एक तरफ से थोड़ी छोटी होती है, एक तरफ से थोड़ा इसका मुँह क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, ये एक ढोलक टाइप की होती है, ठीक है ना। अब देखिए डालचंद शर्मा नाथ द्वारा घराने के प्रख्यात पखावज वादक है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ ये किस जिले के हैं, राजस्थान के भरतपुर जिले के हैं। अब देखिए मैं वाद्य यंत्र वादक से आपको 4 या 5 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि डायरेक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाती हैं, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब सुनिए, अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ है, हाँ, इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की सच्ची परंपरा में प्रख्यात पखावज वादक किससे सीखा था, इन्होंने सीखा था किससे, तो आचार्य पंडित तोताराम शर्मा से पखावज वादन की जटिल कला सीखी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोताराम शर्मा का संबंध किससे है, तो पखावज वादक से ही है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तोताराम शर्मा, ये रहे तोताराम शर्मा, ठीक है ना, ये पखावज के प्रतिवादक है। अब देखिए सुनिए, ये जो पखावज है ना, एक भारतीय ताल वाद्य यंत्र है जो 2 सिरों वाला एक ड्रम है, ठीक है ना। अब देखिए तोताराम शर्मा अभी बता दिया था किससे संबंधित है, पखावज से। अब ये कौन है, पंडित भवानी शंकर। ये एसएससी में पूछा गया था कि पंडित भवानी शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये पखावज वादक हैं। अभी और देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये कौन है, हमारे टी.एच. विनायक राम है, ठीक है ना, जिन्हें बिक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन है, टी.एच. विनायक राम है। पूछा जाता है टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे है, तो ये किससे संबंधित है, घटम जो मतलब एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे बजाते हैं, ठीक है ना, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे बजाते हैं, ठीक है ना, घटम से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं, ये घटम है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे है, तो वो घटम से है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शेख चिन्ना मौलाना, जिन्हें शेख के नाम से जाना जाता है, किससे संबंधित है, नाद सबरम से संबंधित है। ये जो होती है ये लंबी सी, ठीक है ना, नाद सबरम होती है, तो ये भी याद रखना। आइए और कुछ और जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पहले तो आपसे क्वेश्चन आएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब पूछा जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से संबंधित है, तो ये संबंधित किससे, सैनिया घराने से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस घराने से है, तो वो सैनिया घराने से है, ठीक है ना। अब आप एक बात बताऊं मैं, आप कहीं कहीं देखोगे तो आपको मिलेगा ये मेहर सैनिया घराने से हैं, ये मेहर सैनिया घराने से हैं। अगर आपके ऑप्शन में आए मेहर भी आए और सैनिया भी आए तो आपको सैनिया ही लगाना है, ठीक है ना। अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, ऑप्शन में हो मेहर सैनिया घराना, तो मेहर सैनिया घराना लगाया ना। अगर ऑप्शन में हो मेहर हो और सैनिया हो तो आप सैनिया को लगा के आना, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो वो सैनिया घराने से है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित भीमसेन जोशी। ये पंडित भीमसेन जोशी वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है। जो पंडित भीमसेन जोशी है ना, पंडित भीमसेन जोशी हैं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो ये किराना घराने से संबंधित है। और इनको 2009 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। अब देखिए ये मैंने ये चौर लिखा है, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कहीं कहाँ लिखा होता है कि पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न मिला, लेकिन 2008 में नहीं मिला, 2009 में मिला है, क्योंकि इन्हें 5 नवंबर 2008 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के लिए चुना था और 2009 में इन्हें भारत रत्न दिया था। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, यही याद रखना है। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था, 2009 में मिला था, ठीक है ना। आइए और जानते हैं। अब ये ठीक है ना, अब जैसे पंडित जसराज, अब जैसे हम जानते हैं पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे, ठीक है ना। इनका संबंध पूछा जाता है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध किस घराने से है, मेवाती घराने से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, मेवाती घराने से है, ठीक है ना। और पंडित जसराज को 2000 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म भूषण और 1975 में पद्म श्री मिला था। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी इन्हें अन्य पुरस्कार मिले थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है ना। अब देखिए पंडित जसराज को पद्म विभूषण कब मिला था, ये सन 2000 में मिला था, ठीक है ना। कब मिला था, सन 2000 में मिला था, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये पहले तो ये याद रखना किस घराने से, मेवाती घराने से है। ये अभी हमारा उसमें ही चल रहा है, ठीक है ना, जो हमने अभी बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये भी उसी में चल रहा है जो हमने अभी वाद्य यंत्र वाला बताया था ना एक क्वेश्चन, उसमें ही चल रहा है ये, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो ये उसी में चल रहा है। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए पंडित बिरजू महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये किस घराने से संबंधित हैं। देखिए पहले पंडित बिरजू महाराज हैं जिनका नाम क्या है, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है। इनका जो मतलब पूरा नाम क्या है, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है। ये प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक थे। अब आपसे पहले ये पूछा जाता पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है कथक नृत्य से। किससे संबंधित है, कथक नृत्य से। और अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है आपसे। देखिए दो तरीके से आएगा ऑप्शन, और कैसे आएगा क्वेश्चन, ये एक तो आपको ये आ जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन होगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, या कुछ भी ऐसे ऑप्शन आएगा। या एक आएगा कि पंडित बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब मिला था, तो आंसर क्या होगा, 1986 में मिला था, ठीक है ना। तो वह जो वाद्य यंत्र वाला क्वेश्चन था उससे संबंधित हमने 5-6 क्वेश्चन रिलेटेड देखे, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन हमने रिलेटेड देखे, ठीक है ना। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन था। अब जो सारे क्वेश्चन रिलेटेड देखे ना हमने, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ये देखा, एक ये देखा, एक ये देखा और एक ये देखा, ठीक है ना, और एक ये देखा। 5-10 क्वेश्चन देखे एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमने। अब ये हमारा वीडियो का आखिरी और 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये रेलवे में पूछा गया था, ठीक है ना। महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका, ये इसके संपादक कौन है, इसके संपादक है उमेश चंद्र दत्ता। कौन है, उमेश चंद्र दत्ता। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य क्या था, बंगाली परिवारों को शिक्षित करना था। अब देखिए जो ये उमेश चंद्र दत्ता है, इन्होंने 1863 में वामबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था, ठीक है ना। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे, और ये टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर थे, ठीक है ना। क्योंकि जो एक क्वेश्चन था उसके बारे में जो भी फैक्ट बना मैंने वो हर एक बताया, ठीक है ना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।